दोस्तों एक बार फिर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इस बार जो आपको मैंने कल खबर दिखाई थी कि गजा के खान यूनुस में जिस तरह से हमास के लड़ाके इजराइल पर भारी पड़े, एक एक करके वहां से कई इजरायली सैनिकों की लाशें निकली, उसका बदला इजराइल ने गजा के मासूम नागरिकों से लिया है। आज की वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जहां पर शरणार्थी रुके हुए थे, उस टेंट पर अपना ड्रोन गिरा दिया और उसके बाद अपनी ताकत का एहसास इजराइल कराता नजर आया। लेकिन इसके बीच इजराइल को भी तगड़ा झटका लगा है, जहां पर इजराइल के सैनिक जो अब तक सिर्फ हमास लड़ाकों के निशाने पर थे, अब वो सुसाइड करते नजर आए। जी हां, एक और बड़ा मामला निकल कर आया और इन सब के बीच हो गई रूस की एंट्री। रूस का एक भारी भरकम प्लेन ईरान में उतरा है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ अमेरिका की भी सांसें पूरी तरह से उखाड़ कर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बड़ी ताजा खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं किस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं यही वो ड्रोन है जो अचानक से आकर गिरा है, जिसमें से धुआं उठ रहा है। ये जहां पर गिरा है वहां पर आम नागरिक रह रहे थे, यानी कि फिलिस्तीनी रह रहे थे गजा में। आपको तो मालूम है सारी बिल्डिंग्स किस तरह से खंडर में तब्दील हो गई है। वैसा ही हालात इजराइल में भी है। वहां होटल की व्यवस्था की गई थी और बाद में सरकार ने हाथ खींच ली कि भाई होटल का खर्चा हम नहीं देंगे, वो बात अलग है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां होटल्स तो है नहीं, कुछ बचा है नहीं, तो टेंट लगा कर रह रहे हैं। और ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले मैंने कई आपको तस्वीरें दिखाई कैसे जो आम जनता जहां रहती है, जहां पर पूरे के पूरे कैंप बने हुए हैं, जहां पर लोग रह रहे हैं अपने घर बिखर जाने के बाद, खंडर में तब्दील हो जाने के बाद, उन पर हमला हो रहा है। ऐसा ही एक ये भी अब देखिए तस्वीरें में निकल कर आए, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें थे। ये जानकारी इजराइल को नहीं थी, ये माना ही नहीं जा सकता इन 20 महीनों के भीतर। वो जानबूझकर ऐसी ही जगह टारगेट करता है। सवाल ये उठता है कि क्या इन छोटे छोटे बच्चों में भी इजराइल को हमास के लड़ाके दिखाई देते, और किस पुख्ता आधार पर इजराइल ये तय कर सकता है ये हमास के लड़ाके हैं? क्या फिर इस आधार पर पूरे इजराइल पर भी बम बरसाया जाए? मतलब बताइए, ये पूरी तरह से युद्ध अपराध नहीं है, अब ये चरम सीमा पर है। इसीलिए स्पेन, इसीलिए फ्रांस, सारे के सारे देश इजराइल के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह नहीं है कि स्पेन बहुत दयालु हो गया है, फ्रांस बहुत दयालु हो गया, नहीं। उनके अपने देश में गजा को लेकर, गजा में हो रही चीजों को लेकर इजराइल के खिलाफ गुस्सा और बहुत दिनों से इस बात की नाराजगी चल रही थी कि देखिए इजराइल जो कर रहा है उसमें उनके देश की सरकार उनका साथ दे रही है, और किसी देश की सरकार साथ देती है तो उस देश के नागरिक भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। और पूरी दुनिया में इसी बात को लेकर देखिए इजरायलियों को कैसे खदेड़ा जा रहा है साइप्रस से। इसीलिए उनके देश के नागरिकों के दबाव में सरकार ने इजराइल को जेनोसाइड, 21st सेंचुरी का सबसे ज्यादा जेनोसाइड करने वाला देश घोषित करार दिया है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। अब देखिए तस्वीर निकल कर आई, इससे जुड़ी तस्वीरें भी देख लीजिए। यहीं पर वो गिरा था ड्रोन, जिसमें बताया गया 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। 9 फिलिस्तीनी इसमें थे, उसमें 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई इस ड्रोन अटैक में। लेकिन हमला सिर्फ एक भर का नहीं है। यहां देखिए प्रेस टीवी खबर है, इजरायली सोल्जर्स कमिट सुसाइड इन वेस्ट बैंक एमिड इंटेंसिफाइड एट्रोसिटीज। ये खबर निकल कर आई कि एक और इजरायली सोल्जर ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? वो दिन भर इसी चीज में लगे हुए थे। ये लगातार, अब ये पिछले मैं बता रहा हूं ना, जब से ये खबर आई है कि तालिबान जो है वो गजा पहुंच गए उसके लड़ाके और इजराइल के सोल्जर्स पर हमला कर रहे हैं, तब से चीजें बहुत बदली हैं। वैसे तो वैसा ऐसा नहीं है इसमें कोई अंतर आया कि इजराइल आम नागरिकों को निशाना बना बंद कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में इजराइल को कभी नुकसान नहीं हुआ गजा में। एक साथ रोजाना तो आती थी खबरें, आती रहती थी, यह हमला वह, और उसमें इजराइल के सैनिकों की भी मौत हुई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं इजराइल के सैनिकों की मौत का बाढ़ सी आ गई है, और इसीलिए वो घबराए हुए हैं। जो लौट कर आ रहे हैं वो इतने पागल हो चुके हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो सुसाइड कर लिया। यहां पर एक और सैनिक ने कल, एक दिन पहले, उससे एक दिन पहले और उससे एक दिन पहले तो डैनियल एदरी नाम के व्यक्ति ने सुसाइड किया था, जिसने सुसाइड नोट भी लिखा था। उसके बाद लगातार रोजाना एक दो इजरायली सैनिक सुसाइड कर रहे हैं। वहीं इजराइल के सैनिक गजा में हमास के निशाने पर आ रहे हैं, उनकी लाशें उठ रही हैं। ये तमाम चीजें लगातार हो रही हैं, रोजाना हो रहा है अब तो ये हालात। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहा हूं। ये खबर देखिए, करंट रिपोर्ट की खबर है। ए रशियन इल्यूशन 276 हैवी कार्गो प्लेन हैज लैंडेड इन तेहरान, ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान में रूस का एक बड़ा कार्गो प्लेन लैंड हुआ है। ऐसा ही कार्गो प्लेन आपको याद होगा अमेरिका का बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था। दावा किया गया था कि उसमें भारी भरकम हथियार हो सकते हैं, क्योंकि उसके 2 से 3 दिन के फौरन बाद
अमेरिका का जो सेंट्रोम है उसके कमांडर पहुंचे थे और माना जाता है कि सेंट्रोम के कमांडर का पहुंचने का मतलब एक नए युद्ध की तैयारी चल रही है, क्योंकि तब तक ईरान के साथ सीजफायर इजराइल का हो गया था। अब यहां पर भी कहा जा रहा है एक बड़ा रूस का एक बड़ा कार्गो प्लेन पहुंचा है, तेहरान पहुंचा है, इसमें भारी भरकम हथियार हो सकते हैं। वैसे तो ईरान के बारे में अब हर कोई समझ ही चुका है कि उसके खुद के हथियार कितने घातक है। रूस की भी मदद ईरान ने की थी जब यूक्रेन पर हमला हुआ था। यूक्रेन की राजधानी का पूरे का ब्लैकआउट करने में अगर किसी ने साथ दिया तो ईरान ने दिया था। ईरान का जो शाहिद ड्रोन, जिसे सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल उसमें किया गया था। तो ईरान के पास अपने सफिशिएंट ऐसे ऐसे हथियार हैं जो बहुत काबिल है, लेकिन हर एक देश उतना काबिल नहीं है कि ईरान के पास इस चीज में फैसिलिटी अच्छी होगी, लेकिन रूस के पास दूसरी फैसिलिटी अच्छी है। हाल ही में खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी कि ईरान का साथ रूस ने नहीं दिया, जबकि चीन साथ दे रहा था। इसलिए रूस अब आगे आकर भारी भरकम हथियार ईरान तक पहुंचा रहा है। ये देखिए, एयरक्राफ्ट इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट हैवी मशीनरीज एंड वेपन। केवल इसी के बारे में जानकारी दी जा रही है कि ये दियाई हथियार पहुंचाने के लिए, हैवी मशीनरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पता लगे कि रूस ने कोई ईरान को खाना पीना नहीं पहुंचा दिया है, दवाइयां नहीं पहुंचा दी हैं, कपड़े नहीं पहुंचा दिए हैं, बल्कि उसने हथियार ही पहुंचाए हैं। यह दावा किया जा रहा है क्योंकि इस प्लेन का इस्तेमाल ज्यादातर इसीलिए किया जाता है। और अब देखिए दूसरी तरफ, अभी तक लग रहा था हुती लड़ाकों का खेल है, नहीं, यमन ने खुल्लम खुल्ला कह दिया। क्या कह रहा है पहले इनको सुन लीजिए। तो ये यमन के प्रेसिडेंट है, इन्होंने कहा एनी शिप लिंक टू द ज़ियोनिस्ट एंटिटी विल नॉट पास थ्रू द रेड सी नो मैटर द कॉस्ट। यमन स्टैंड फर्म, नो कंप्रोमाइज विद ऑक्यूपेशन, द रेड सी इज क्लोज टू ज़ियोनिस्ट ट्रेड। ये यमन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि इजराइल से ताल्लुक रखने वाले किसी भी देश का कोई भी शिप रेड सी से होकर नहीं गुजरेगा, किसी भी कीमत पर नहीं गुजरेगा। कोई कितना ही बड़ा बात कहते रहिए, हम नहीं मानने वाले। हम लगातार फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज, समझौता इजराइल के साथ नहीं होने जा रहा। जो उन्होंने कहा लाल सागर पूरी तरह से इजराइल के लिए, इजराइल के सहयोगी देशों के लिए बंद है और यहां से कोई भी ट्रेड नहीं होगा। अब इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई, पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव का उत्तर कोरिया पहुंच जाना वाकई एक काफी कुछ चेंजेस वाला खेल है। अभी आपको याद होगा जब ईरान और इजराइल का सीज फायर हुआ था, तो जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो गए थे रूस भी, और रूस के साथ साथ फिर बाद में पता लगा वो चीन भी गए। यहां अलग अलग जगह गए। चीन से तो वो J-10C भी ले आए, जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जो बॉम्बर, जो अमेरिका का स्टील्थ बॉम्बर है B-2, उसके मुकाबले ताकतवर है, उतना ही ताकतवर बताया जाता है। इन सब के अलावा रूस भी गया। अब रूस का नॉर्थ कोरिया जाना ऐसे वक्त में जब नॉर्थ कोरिया ने एक दिन पहले ही कहा कि अगर दोबारा से ईरान पर हमला होता है तो गजा पर हमला होता है ईरान पर, तो वो वहां पर भेज देंगे अपने। नॉर्थ कोरिया ने कह दिया हम तो भैया गजा भी भेज देंगे, हम अपने लड़ाके भेज, अपने जो सैनिक भेजने के लिए तैयार है, जैसे रूस में भेज रखा है। तो ये अपने आप में ये मुलाकात हुई है, इसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। देखिए, स्ट्रेटेजिक बातचीत के दूसरे दौर के लिए DPRK में लावरोव की एंट्री हुई। उत्तर कोरिया आज की डेट में रूस का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हथियार से लेकर सैन्य सप्लायर बन चुका है, यह माना जाता है। नमस्कार।